गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद अमन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोगों ने 10th क्लास की मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर फिर से रिवाइज करना स्टार्ट किया है और मैंने कल आपको इसमें रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ाना मैंने आपको स्टार्ट किया है। और इन वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको यूक्लिड प्रमेय के बारे में समझाया कि उससे हम महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और जो गुणनखंड विधि है जिसपे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं संख्याओं का, वो हम कैसे निकालते हैं। अब हम इसमें आगे चल रहे हैं। हमने लास्ट आपको उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाए थे। अब हम उसी के आगे चल रहे हैं और आपको आगे समझाते हैं। हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था जो हम कल कर रहे थे, वो हमारा ये क्वेश्चन था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालिए और उसके साथ जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यानी जो दो संख्या हमें दे रखी हैं उनका जो गुणनफल है यानी जो उनका मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। हम कर रहे हैं इसमें 510 एंड 92। 510 एंड 92। अब देखिए हमें ये दो डिजिट्स दे रखी हैं। सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो दोनों के पहले मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, मैं इनके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। उसका तरीका आपका वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, 510। चलिए इसे क्या, 2 2 4, यहाँ पे एक बचा, ये 1 11, 2 2 5 10, एक बचा 2 5 10। अब यहाँ देखिए ये आपका 3 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। 3 8 24, एक बचा, 3 5 15। अभी 3 से नहीं, अब ये 5 से जाएगा। 5 1 5, 5 7 35 एंड 17 1 17। ठीक है। नेक्स्ट हम 92 का निकालते हैं। 92 में क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर से कटेगा पहले। 2 4 8 एंड 2 6 12। अगेन दिस इज इवन नंबर ऑन वंस प्लेस। 2 2 4, 2 3 6, 23 is itself a prime number, 23 1 23। तो आप देखिए पहले हम किसी भी चीज़ का एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये आपका जो है 510 का किया है। तो 510 का किया तो 2 2 4, एक बचा, यहाँ से एक, 2 5 10, एक बचा, 0 2 5 10। फिर 3 से क्या, 3 8 24, 25 था तो एक बचा, 5 3 5 15। नाउ अब ये 5 से जाएगा। 5 1 5, 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, 35, 5 7 35 एंड 17 1 17। इसी तरह यहाँ देखिए 2 4 8 एंड 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 एंड 23 1 23। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 510 के हमारे क्या फैक्टर है, 2 × 3 × 5 × 17। और 92 के हमारे आए फैक्टर्स 2 × 2 × 23। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके दे रखा है 510 और 92। इनके जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं उसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, कॉमन यानी कि एक जैसा। तो कॉमन में यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कोई 5 नहीं है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे कोई 17 भी नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 23 है, कोई 23 नहीं है, यानी कि एक कॉमन हमारे पास केवल 2 आ रहा है। तो हमारा इसका जो एचसीएफ है वो 2 हो गया। अब इसी में ही हम एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 1 है। 2 की मैक्सिमम पावर 1, मैंने 2 लिख दिया, यानी 2 एक ही बारी है। यहाँ देखिए हम 3 भी एक ही बारी है। ठीक है। 5 की भी मैक्सिमम पावर एक ही है, हमने 5 लिख दिया। 17 की भी एक ही है, मैंने 17 लिख दिया। ठीक। 2, अब यहाँ पे आप देखिए 2 की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है,
तो इस 2 की पावर को मैं पावर 2 यानी जो मैक्सिमम पावर होती है हम उसको लिखते हैं कि उसकी कितनी मैक्सिमम पावर है। तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 1 थी, यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमारे 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसे उतारने की जरूरत नहीं है, जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा था वो हमारा ये था। इसके बाद 23, तो ये हमारा एलसीएम है, एलसीएम निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3, तो आप यहीं देख लीजिए 4 आ गया, 4 तो ये 12, 12 5 60, यहाँ इतने का हमारा 60 आ गया। 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा, 23 मल्टीप्लाई 17, 7 या 21, यहाँ 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 को 3 से किया 3, 1 को 2 से किया 2, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, क्या बचा यहाँ पे 60। अभी इसको 60 से भी करना है हमें, तो कितना आ गया 0 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 6 9 54, 5 बचा, 6 तिया 18, 18 और 5 23, तो 0 6 4 2 3, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। ये तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया जो क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया हुआ था। अब ये क्या कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी अगर मैं 510 गुणा 92 करूं तो वो इक्वल्स टू आना चाहिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये मेरा आना चाहिए। अब मैं देखिए, मैं पहले 510 को 92 से गुणा कर रहा हूँ, 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 9 0 0, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45, तो 0 2 9 6 4, ये आ गया 4 6 9 2 0, यानी ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया मेरे पास 4 6 9 2 0, ये इक्वल टू होना चाहिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ आया था मेरे पास 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या यही आता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अभी देखिएगा 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4 46, 920, ये सेम आ गया, ये भी था 46920 इक्वल्स टू 46920। तो ये हमें टैली करना था एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद, वेदर द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए इसे ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको उतारिए आप, और मिखल साहब इसको समझ भी गए होंगे। चलिए, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो इसी के जैसा कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आता है और उसमें जांच करने को भी बोलते हैं, देन आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक है, नाउ ओके, नाउ लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। ये तो आप कर लेंगे, अब हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। पहले दो संख्या आई थी, अब इन्होंने तीन संख्या, इसमें से भी कोई एक ले लेते हैं। चलिए, मैंने इसमें से 12 15 21, 12 15 और 21 ले लिया। ये कह रहे हैं इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए और एचसीएफ और एलसीएम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का करेंगे। कितना आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3।
इसी तरह 15 का ये आ गया हमारा 3 5 जार 15, 5 1 जार 5 और 21 का आ गया 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। अब हम तीनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, नाउ अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन। अब आप देखिए 3 3 3 तीनों में है, तो ये 3 जो फैक्टर इसका आ गया एचसीएफ इक्वल्स टू 3। नाउ एलसीएम, एलसीएम देखिए यहाँ पे हम देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर एक ही है, तो बस केवल 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर एक ही है, तो बस 5 ही लिखेंगे। यहाँ 7 की एक ही है, तो बस एक ही लिखेंगे। तो क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 सते 420, ठीक है ना। 60 सते 420, तो ये हमारा 420 जो है आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए सिंपल, देखने में ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट प्रैक्टिस इनकी भी आपको करनी ही है। हमें कहा गया कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर्स किए। 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए, 15 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए, 21 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए। तो 12 का हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि मैंने 3 चेंज कर दिया, कारण ये था कि मैंने कहा चलो 3 के साथ रहेगा, तो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 बात एक ही है। इसी तरह 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3 बात एक ही है। अब ये मेरा तीनों कॉमन आ गए, तो ये एचसीएफ मेरा 3 हो गया, और एलसीएम जो है देखिए मैक्सिमम पावर 2 की 2 थी, 3 की केवल 1 ही थी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, 5 की पावर भी मैक्सिमम एक ही है, 7 की पावर भी एक ही है, तो 4 ये 12, 12 पंजे 60 और 60 सते 420, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस हम इस प्रकार से करते हैं। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बाकी इसके 2 पार्ट हैं, वो सेम है, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, वो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Okay, just listen our next question. The next question is SCF. SCF हमें दिया हुआ है 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और तो ये कह रहे हैं एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है, तो इसी ही नंबर का एलसीएम क्या होगा? इसी ही नंबर का एलसीएम क्या होगा? अब देखिए कैसे निकालेंगे इसे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिए। देखिए कोई भी 2 आपके व्यंजक हों, देखिएगा पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल्स टू SCF मल्टीप्लाई LCM। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए।
पी एक्स ये कोई भी नंबर, जैसे ये हमारा नंबर है, ये पी एक्स हो गया, ये क्यू एक्स जैसे ये है हमारा, और उसका वो इक्वल होता है एस सी और मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं इससे पहले इसका एक क्वेश्चन भी जांच में भी करके आपको दिखाया, तो सेम फॉर्मूला हमारा यही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एस सी एफ है इसका वो है 9, तो ये जो नंबर है आपके px और qx, ये तो नंबर 2 हो गए हमारे, इनकी जगह लिख लिया मैंने 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल्स टू SCF इज गिवन 9 दिया है और LCM निकालना है। तो यहाँ से LCM का फॉर्मूला बन गया 306 मल्टीप्लाई 657 और ये 9 क्योंकि LCM के साथ था, अब ये नीचे आ गया। ठीक है, अब इससे मैं काटूं, 9 1 9, 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27, क्या बचा 306 मल्टीप्लाई 73। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 306 मल्टीप्लाई 73, तो ये कितना आना चाहिए, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है, 7 6 42, ये 4 7 21, ये आ जाएगा बेटा 8, 2 और 1 3, 9 4 13, 2 2, 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर आना चाहिए 2 2 3 3 8। ये आ गया आपका इसका LCM, नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, हमें अगर SCF भी दिया हो LCM भी दिया हो, यानी ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से हमें 3 चीज़ें दी हुई होंगी, तो चौथी चीज़ आप उसको फॉर्मूला एडजस्ट करके आप उसको अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें इसमें SCF गिवन था, हमने SCF की जगह 9 लगा लिया, LCM की जगह LCM आ गया, और PX और QX की जगह जो 2 नंबर्स हैं हमारे वो आ गए। तो LCM निकालना है, तो LCM इक्वल्स टू पहले ये आ गया ऊपर, और 9 इसके साथ था मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड में आके डिवीजन में आ जाएगा। अब डिवीजन में आके जिससे कटता है लोवेस्ट टर्म में हमने उससे काट लिया, 73 आ गया, और 306 को 73 से मल्टीप्लाई किया तो 22338, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारे किस टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको आप पहले नोट कर लें जरा पहले अच्छे तरीके से। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा हमसे, ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। क्वेश्चन में ये हमसे बेटा ये कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, ये प्राकृतिक संख्या है, ये पावर के रूप में इन्होंने हमें दे रखी है, प्राकृतिक संख्या 6n, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब इसमें आप ये देखिए, जो ये 6n है, जहाँ पे n हमारी एक प्राकृतिक संख्या है का मान ऐसी संख्या है जिसके इकाई यानी कि यूनिट प्लेस पर हमारा जो है 0 आना चाहिए। अब अगर वो 0, ये कह रहे हैं 0, तो 0 आए तो यानी वो हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 5 से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि जिसके भी वंस प्लेस पे 0 आएगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब वो जब 5 से डिवाइड हो जाएगी तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये 6 है,
6 का जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 है। अब इस 6 का फैक्टर कहीं भी यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें यस और नो में आंसर देना है। तो क्योंकि क्वेश्चन में केवल वो हमसे इतना ही पूछ रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर नहीं आएगा। नहीं क्यों आएगा? क्योंकि जब हम 6 का फैक्टर कर रहे हैं तो इसका फैक्टर 2 इंटू 3 आ रहा है, और अगर वो 0 पर समाप्त हो रही है इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 5 तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा इसके फैक्टर्स में। अगर फैक्टर में 5 नहीं आ रहा तो वो 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। समझ गए मेरी बात? भाई जो हमें संख्या दे रखी है इसका फैक्टर कर लीजिए केवल। अब कोई और क्वेश्चन भी आता है इसी टाइप का, इसका फैक्टर कर लीजिए और अंत में 0 तो तभी आएगा या तो 2 से या फिर 5 से। अब इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा हमारा, तो इसलिए ये अंत में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ओके। नेक्स्ट में क्या कह रहे बेटा हमसे, ये व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब हमें क्या करना है इसमें? ठीक है, एक ये पार्ट है इसका, ये पार्ट है। यहाँ पे 11 7 77 को 13 से, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो 11 7 77 और 77 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 सते 21, 3 सते 21 और 2 23, 7 7। ठीक है, 1 7 और 3 10, 7 8 9 और 1 10, यही आ गया। ये हो गया ऊपर वाला 1001 प्लस 13। तो जब मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो ये 3 और 1 4, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ये 1 आ गया। यानी हमें इसमें करना क्या है पहले कि कहने कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या का मतलब ये है कि अगर इनके प्राइम फैक्टर निकलते हैं तो भाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं, अब हम इसका उसी मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 1014 क्या आ गया इसका? 2 5 10, ठीक, एंड 2 7 14। हम इसको हम फैक्टर निकाल रहे हैं। 2 5 10, 1 जाता नहीं है तो 0 लग गया, 2 7 14। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? देखिए अब आप, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये संख्या हमारी किससे जाएगी? 2 से तो जा नहीं सकती, या तो ये 3 से जाएगी। अब हम 3 से देखते हैं। 3 1 3, 2 3 6 18, ठीक है 3 से जाएगी। 3 1 3, 2 बचा 0, 3 6 18, 2 बचा 7 3 9 27। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारी किससे जानी चाहिए? अब ये क्योंकि 169 हमारा 13 यानी 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है तो ये 13 पे जाएगा, और ये 13 1 13। तो यानी 1014 के जो फैक्टर हैं हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 3 13 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर बन गए। तो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे प्राइम फैक्टर इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में पूछा था कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों हैं। अब क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड हैं तो हम इनको कहेंगे कि ये भाज्य है। इसी तरह अब हम इसको करके देखें, इसका भी अब आप देख लीजिए। यह है आपका 1 2 एकम 2 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे 120 120 छिके
कितना आ गया 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, ठीक। और ये 7 से तो 7 0 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, तो ये हो गया 5040 प्लस 5 यानी कि 5045, ये हमारा आ गया 5045 डस्टर आ गया। अब सेम आपको 50545 का फैक्टर्स निकालने हैं। अब आप देखिए पहले सबसे पहले क्या ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 2 3 6 18, 2 8 नहीं, ये सीधा 5 से जाएगा, 5 1 5 0 एंड 5 9 45। ध्यान से देखिए कि हमारा कैसे आया ये, ठीक है। अब 1009, क्योंकि 1009 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं जाएगा, केवल इसी से जाएगा, तो इसके भी प्राइम फैक्टर कितने बन गए, ये। इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या था, हमें दिया हुआ था कि 7 11 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों हैं। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस किया, मेरे पास 1014 आ गया। तो जो दी हुई संख्या है इसको हम अभाज्य गुणनखंडों में, ये देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड सबके इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, ये भी अभाज्य संख्या है सारी। इसी तरह हमने इसको किया, ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, इसलिए ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें, ये हमारा, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज अ लैंग्वेज क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहे हैं हमसे, दे आर सेइंग कि किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेत है और उसके चारों ओर जो है एक गोलाकार यानी कि वृत्ताकार चलने का रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं, यानी एक राउंड लगाने के लिए जो सोनिया नाम की लड़की है उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में एक दूसरे लड़के यानी रवि को लग रहे हैं केवल 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, जो हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक ही टाइम पे चल रहे हैं तो कितने समय बाद वो जहाँ से चले हैं वो दोबारा वहीं पर आके मिलेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को 18 मिनट लग रहे हैं, लड़के को 12 मिनट लग रहे हैं, तो एक ही स्थान पे मिलने के लिए जो है उसमें कम से कम टाइम जो लगेगा, यानी कि जो मिनिमम लगेगा, मिनिमम निकालने के लिए हम उसमें उसका एलसीएम निकालते हैं, है ना भाई। चक्कर जो लगा रहे इतना मिनट, इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो जितना जल्दी पहुँचे, तो इसमें एक उस स्थान पे दोबारा पहुँचने के लिए जहाँ से वो चले हैं उसके लिए हमें इनका मिनिमम, और मिनिमम के लिए हमेशा एलसीएम निकलता है। तो हमारे पास एक 18 और 12 है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 18 का पहले फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसी तरह 12 का करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3। तो 18 का फैक्टर 2 × 3 × 3 और 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3। मैंने कहा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हाउ विल यू फाइंड द एलसीएम? बाय टेकिंग द मैक्सिमम पावर ऑफ अ नंबर, गिवन डिजिट। तो यहाँ पे आप देखिए 2 की मैक्सिमम पावर इसमें केवल एक ही है,
तो एलसीएम के लिए यहाँ पे एक तो मेरा 2 आ गया, यहाँ पे 3 की, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 की 2 टाइम्स है, तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, फिर इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा मैक्सिमम पावर, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की मैक्सिमम पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 की पावर 2 आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 को 2 बार 9, 9 4 ज़ा 36। देख लीजिए हमारा क्या आया, इसका मतलब कि 36 मिनट बाद वो फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं, केवल और केवल हमने इसमें एलसीएम निकाला है। उनका कहने का मतलब केवल इतना था कि आप जैसे दो दोस्त हैं, एक चक्कर वो 18 मिनट में लगा रहा है और एक 12 मिनट में लगा रहा है, तो कह रहे हैं अगर वो एक ही समय पे एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं तो जहाँ से वो चले हैं वहाँ पे वो कितने समय बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल देख लीजिए आप, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 18 का 12 का एलसीएम निकाला तो यानी 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो हमारी अब ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई, हमने 1.2 तक इसमें कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जो हमारी सिद्ध करने वाली है कि √3 √2 अभाज्य संख्या है या नहीं है, इस टाइप से। तो आज हमने जो है एलसीएम और एचसीएफ जो हमारी आधारभूत प्रमेय है हमारी अर्थमेटिक की, हमने उससे गुणनखंड निकालने सीखे। इससे पहले हमने यूक्लिड से एचसीएफ निकालना सीखा। तो टोटली हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम, बट वी शुड नो द मेथड हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूक्लिड मेथड एंड और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ तक आज हमारा काम खत्म होता है। आप इसको दोबारा रिवाइज कर लें, अपनी होमवर्क कॉपी में इसको ज़रूर करें, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, अगर आपको एंड तक इसको याद रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे।